नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैव विकास के बारे में। तो जैव विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, जो कि 4.5 अरब वर्ष पुराना ये पृथ्वी है, इस पर सर्वप्रथम जीवों का विकास 3.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। क्या 3.5 अरब वर्ष पहले अभी जितने जीव आपको और जिस मात्रा में मिलते हैं, क्या उतने जीव उस समय उपलब्ध थे, उपस्थित थे? नहीं। उस समय का वातावरण उस तरह का नहीं था जिस तरह का आज है, और उस समय जो जीव उत्पन्न हुए वे बहुत ही सरल जीव थे और इतने जटिल नहीं थे। और उन्हीं सरल जीवों से आज के जटिलतम जीवों की जो कहानी है, जो प्रक्रम है, प्रक्रिया है, उसी को जैव विकास कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम जैव विकास को डिफाइन कर लें। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल जीवों का विकास पूर्व के सरल जीवों से परिस्थितियों एवं वातावरण में आए हुए परिवर्तन के कारण हुआ है। यही प्रक्रिया जैव विकास कहलाता है। और ये जैव विकास अभी भी हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। यानी पूर्व के जो जीव थे उनमें वातावरण में जो भी परिवर्तन आते चले गए, उन परिवर्तनों को आत्मसात करते गए, यानी उनके साथ अडाप्टेशंस करते गए। अनुकूलता बनाने के क्रम में ही उनमें क्या हुआ, नए नए लक्षण पैदा हुए और आज के इन जटिलतम जीवों को हम लोग अपने समक्ष पाते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो जैव विकास का अध्ययन बहुत ही विस्तृत है और इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इसका अध्ययन करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज हम लोग अब पता करते हैं कि जीवों में विभिन्नता के क्या कारण हैं। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जीवों में विभिन्नता के क्या कारण हैं? तो जीवों में विभिन्नता के 2 कारण हैं जो स्पष्ट हैं। पहला है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा है आनुवांशिक पुनर्योग। जीन उत्परिवर्तन क्या है और आनुवांशिक पुनर्योग क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जीवों में विभिन्नता का कारण, पहला जीन उत्परिवर्तन और दूसरा है आनुवांशिक पुनर्योग। जीन
सर्वप्रथम हम समझें कि जीन है क्या। जीन एक्चुअली डीएनए का एक वह हिस्सा है, वह फिजिकल यूनिट है, वह भौतिक इकाई है जो किसी न किसी प्रोटीन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जीन को आप वह कारक भी कह सकते हैं, वह फैक्टर है जो कि डीएनए का वह हिस्सा है, फिजिकल यूनिट है जो कि किसी न किसी प्रोटीन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला कारण हम बात कर रहे हैं जीन उत्परिवर्तन की। जीन उत्परिवर्तन है क्या? एक्चुअली जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है उस समय जीन के सीक्वेंस में जो फेरबदल हो जाता है वही जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। और अगर जीन उत्परिवर्तन कुछ ज़्यादा ही, यानी ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा ही अंतर आ गया तो तो विभिन्नता क्या होगी? अधिक हो जाएगी। और ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में वंशागत होता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंत में एक नए प्रजाति का जन्म हो जाता है। वहीं पर आनुवांशिक पुनर्योग क्या है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। आनुवांशिक पुनर्योग कब होता है? जब हम लोग लैंगिक जन्म की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि लैंगिक जन्म के समय क्या होता है? एक युग्मक नर की तरफ से आता है और एक युग्मक मादा की तरफ से आता है। और ये युग्मक कैसे बनते हैं? तो आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक जब मिलते हैं तो पुनः जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की मात्रा जो है पुनः क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, यानी संपूर्ण हो जाता है। तो कुछ जीन कहां से आते हैं? नर से, और कुछ जीन मादा से आते हैं और दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं। तो इस समय जो विभिन्नताएं साथ में आती हैं वो संतान में चली जाती है और संतान की से फिर उसके संतानों में, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। तो आनुवांशिक पुनर्योग जो है वह अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। तो इसीलिए जब दोनों जीन उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्योग जब होता है तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप विभिन्नताओं की मात्रा जो होती है अधिक होती है, जबकि अलैंगिक जनन में यह संभव नहीं है। इसलिए नई प्रजातियों का निर्माण लैंगिक जनन में होने की संभावना अधिक होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जैव विकास है वो किस प्रकार संभव है, हुआ है। इसमें हम लोग दो सिद्धांत की चर्चा करेंगे, एक है लैमार्क का और दूसरा है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। तो सबसे पहले हम लैमार्क की चर्चा करें। लैमार्क ने क्या कहा? लैमार्क ने कहा कि जीवों के जो अंग बार बार इस्तेमाल होते हैं उन अंगों का विकास होता है, और जो अंग जिनका बार बार इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल बंद हो जाता है, ऐसे अंग क्या होते हैं? धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। और जिन अंगों का इस्तेमाल अधिक होता है वे अंग बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और वो वंशागत होते रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो चीज जितना इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में उनके गुण जो होंगे वो संचरित होंगे। ये लैमार्क का कहना था। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया था कि चूंकि मनुष्य में पूंछों की आवश्यकता नहीं रह गई, इसलिए पूंछ का क्या हो गया? पूंछ निकल गया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा निकटतम जो पूर्वज था वो क्या था? चिंपैंजी था। तो धीरे धीरे हम लोग जब खड़े होकर चलने लगे, यानी जब खड़े होकर चलने लगे तो पूंछों की जरूरत नहीं पड़ी और हमने उसका इस्तेमाल कम कर दिया, तो क्या हो गया? हमारे शरीर में वो अब नहीं पाया जाता। तो एक उदाहरण तो आपके सामने है ये। इसी तरह से जिराफ का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो ऐसे जगह
वो थे जहाँ जो पेड़ों के की ऊंचाइयाँ जो थी वो ऊंची बहुत ऊंची थी, और पत्तियाँ जो थी उनको खाने के लिए उनको अपने गर्दन को क्या करना पड़ता था, लंबा करना पड़ता था, और इसके चलते उनके गर्दन क्या हो गए, लंबे हो गए। तो इसी तरह का उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन इस थ्योरी को बाद में के वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया और कहा कि ये थ्योरी जो है सही नहीं है। वाइसमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि चूहे को 21 पीढ़ियों तक उनके पूंछों को काटते रहे, और उन्होंने पाया कि अगली पीढ़ी में फिर क्या हो गया, अगली पीढ़ी में फिर चूहे को पूंछ हो गया। उन्होंने कहा कि जो वातावरण में आए परिवर्तन के अनुसार जो शरीर में चेंजेज आते हैं वो वंशागत नहीं होते, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो नहीं जाते। ऐसा इसलिए होता है कि जो चेंजेज आते हैं वो सोमैटिक सेल में होते हैं, कायिक कोशिकाओं में आते हैं, जबकि वंशागत होने के लिए इसको जननी कोशिकाओं में होना आवश्यक है। अगर जो चेंज जननी कोशिकाओं में होगा तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, तब अगली पीढ़ी में वो वंशागत वो गुण होते जाएंगे। तो इसी चीज को लैमार्क ने जो थ्योरी दिया कि जिन अंगों का इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं वे अंग मजबूत हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। इसी को उन्होंने कहा था उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या है? उपार्जित लक्षण जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में अपने परिवेश और अनुभवों के द्वारा जो लक्षण प्राप्त होते हैं वे उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, क्योंकि यह कायिक कोशिका को प्रभावित करता है। यह जननिक कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता। कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। तो ये तो बात हुई उपार्जित लक्षण की। इसका और उदाहरण हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बिल्ली को यदि आप गर्म दूध पीने को दें और वो पीती है तो उसको पता चल जाता है कि गर्म है, तो फिर वो दूध पीने से इनकार कर देती है। लेकिन फिर उसके संतान को फिर आप दूध के पास ले जाएंगे, गर्म दूध के पास, तो जरूर करेगी ऐसा। इसका अर्थ हुआ कि जिस बिल्ली को अनुभव हुआ कि ये गर्म दूध है, उसको नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके पीने से उसके होंठ मुख जल गए, इसको वो इस अनुभव को वो अपने पीढ़ी में वंशागत नहीं कर पाएगी। इसी तरह से एक लोहार जो कि
काम करने से, उसके हथौड़े चलाने से उसके मसल मजबूत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे जो संतान होगी उसमें ये लक्षण खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ये वंशागत नहीं होता, ये कायिक कोशिकाओं को ही प्रभावित करता है। तो हम लोग उपार्जित लक्षण को समझ गए, और उपार्जित लक्षण जो है वह जैव विकास में इसका महत्व नहीं है। यानी लैमार्क के द्वारा दिया गया जो थ्योरी था वो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे। वो एक जहाज से उन्होंने यात्रा की, और अपनी यात्रा अनुभव के आधार पे वो कुछ नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे द्वीपों पर जाकर वहाँ के जंतुओं, वहाँ के वनस्पतियों को देखा, और तब वो कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे, और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उनके अनुसार कि इस पृथ्वी पर जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता है। पृथ्वी पर संसाधनों की मात्रा सीमित है, इसलिए जीवों के बीच भोजन, आवास आदि के लिए संघर्ष होता है, जिनमें अनुकूल परिवर्तन होते हैं, वे इस संघर्ष में जीत जाते हैं, अर्थात उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। जो पिछड़ जाते हैं वे विलुप्त हो जाते हैं। इसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत स्पष्ट है। उनका ये कहना था कि इस पृथ्वी पर संसाधनों की सीमित मात्रा है,
और चूंकि जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता है, तो सभी जीव अपना प्रजनन करते हैं और अपने संतति को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि संसाधन सीमित हैं, उनके बीच संसाधन को बांटने के लिए क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। और उस प्रतिस्पर्धा में वे ही जीतते हैं जो अनुकूल लक्षणों से युक्त होते हैं, जिनमें अनुकूल परिवर्तन होते हैं। और जो इससे पिछड़ जाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, और जो इसमें जीत जाते हैं उनकी उत्तरजीविता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और यह आज भी लागू है, और ये सिद्धांत अभी भी काम कर रहा है, थोड़े परिवर्तन के साथ। अब हम लोग फिर एक दूसरे वीडियो में आपके समक्ष होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।